हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 69 के बारे में। इससे पहले दोस्तों इस सीरीज में मैं आपको 68 पार्ट प्रोवाइड करवा चुका हूं। आज हम 69वें पार्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारी उत्तराखंड पोस्टमार्टम क्लास के नाम से जानी जाती है, जिसमें हम 10 प्रश्नों के बारे में बात करते हैं और 10 प्रश्नों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स होते हैं उनको पढ़ते हुए चलते हैं। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें। और दोस्तों अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी हुई है तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको कई टेस्ट सीरीजेस और पीडीएफ्स वगैरह वगैरह मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और प्रीवियस वीडियो में हमने लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था, उसी का आंसर बताते हुए मैं शुरुआत करता हूँ कि 1923 में अपने गाँव में नायक जाति की शिक्षा के लिए किसके द्वारा विद्यालय की स्थापना की गई थी। तो 1923 में अपने गांव में नायक जाति की शिक्षा के लिए विद्यालय की स्थापना हीरा देवी जी के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब दोस्तों इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको इस नायक समिति के बारे में या नायक जाति के बारे में बता रहा हूँ। नायक जाति की उत्पत्ति किस चंद शासक के समय पर हुई थी। तो भारतीय चंद के समय पर हमारी नायक जाति की उत्पत्ति हुई थी। भारतीय चंद के सैनिकों ने डोटी क्षेत्र के आसपास की जो महिलाएं थी या लड़कियां थी उनके साथ में अवैध संबंध बनाए। उनके बाद में बिना शादी के ही उनसे जिन बच्चों की उत्पत्ति हुई उन्हीं को आगे जाके फिर नायक जाति का कार्य दिया गया। और वैश्याकृति के कार्य हेतु ये नायक जाति हमारी प्रसिद्ध रही थी। तो इसी नायक जाति को शिक्षित करने के लिए अब सबसे पहले विद्यालय की स्थापना किसने द्वारा, हीरा देवी जी के द्वारा की गई थी। अब एक या दो फैक्ट मैं आपको नायक से संबंधित बता रहा हूँ, ठीक है। उत्पत्ति भारतीय चंद के टाइम पे हुई थी, आपको वो याद रखना है। नायक सुधार समिति की स्थापना कब हुई। तो नायक सुधार समिति की स्थापना दोस्तों 1919 में नैनीताल में नायक सुधार समिति की स्थापना होती है। कब, 1919 में। बहुत इंपॉर्टेंट है 1919। बहुत सारी किताबों में 1924 भी दिया गया है दोस्तों, तो आप ऑब्लिक में 1924 भी लिख सकते हैं, लेकिन 1924 उतना एक्यूरेटली सही नहीं है। अगला और इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न, ये तो है नायक सुधार समिति, अगला है कि नायक सुधार अधिनियम कब बना था। तो नायक सुधार अधिनियम बना था 1928 या फिर 1929। दोनों सन याद रखिएगा दोस्तों, दोनों ही दिया है किताबों में, 1928 भी दिया हुआ है, 1929 भी दिया है। अभी हाल ही में लेक्चरर के एग्जाम पेपर में यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि नायक सुधार अधिनियम कब लागू किया गया था या नायक सुधार अधिनियम का गठन कब किया गया था। तो 1928-29 में। अगला है दोस्तों नायक से ही संबंधित कि नायक बालिका रक्षा कानून। तो नायक बालिका रक्षा कानून बना था कब, 1929 में। तो ये 3 से 4 फैक्ट आपको जरूर याद रखने हैं। नायक सुधार समिति 1919 नैनीताल, नायक सुधार अधिनियम 1928 या 1929, और नायक बालिका रक्षा कानून कब बना था, ये बना था 1929 में, ठीक है। और नायक सुधार समिति का गठन 1919 में तो किया गया था। तो किस टाइम पे कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, अगर आपसे प्रश्न पूछा था कि नायक सुधार समिति के समय पे हमारे कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, ठीक है। तो कुमाऊं कमिश्नर हो जाएंगे दोस्तों इस टाइम पे हमारे पर्सी विजडम था, ठीक है। पर्सी विजडम जो कि 16वें कुमाऊं कमिश्नर थे। और कहीं कहीं किताबों में 1924 भी दिया गया इसका गठन। तो उस टाइम पे ऐसा कहा जाता है कि NC स्टिप की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था नायक सुधार समिति का। तो ये कुछ अलग अलग फैक्ट हैं दोस्तों, ये आप नोट कर लीजिएगा। वैसे 1919 ज़्यादा एक्यूरेट है, 19 ऑप्शन में नहीं आएगा, तो 1924 के साथ आप जाइएगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है कि नायक सुधार समिति के सदस्य कौन कौन थे, ठीक है। तो प्रमुख सदस्य थे इसके दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत जी, मुकुंदीलाल जी, ब्रजनंदन प्रसाद जी, मसाल सिंह जी, चामू सिंह जी, चतुर सिंह जी और जग बहादुर सिंह जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने, आंसर हो जाएगा इसको। इसका क्या दोस्तों, हीरा देवी ने 1923 में नायक जाति की शिक्षा के लिए विद्यालय की स्थापना की थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि किस परमार शासक ने दासों की बिक्री को बंद कर दासों या दलितों को भूमि दान दिया था, ठीक है। प्रताप शाह, कीर्ति शाह, सुदर्शन शाह या फिर नरेंद्र शाह। तो दासों की बिक्री को बंद कर दासों या दलितों को भूमि दान किसके द्वारा दिया गया था, प्रताप शाह के द्वारा दिया गया था। प्रताप शाह दोस्तों परमार राजवंश का या टिहरी रियासत का एक महत्वपूर्ण राजा के रूप में हम जानते हैं, क्योंकि यूके SSC हर दूसरे एग्जाम में प्रताप शाह से एक प्रश्न पूछता ही पूछता है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं प्रताप शाह के बारे में। प्रताप शाह परमार राजवंश का कौन सा राजा था, 57वां राजा था ये परमार राजवंश का। अब यहीं से बात आती है कि ये टिहरी रियासत का कौन सा राजा था, टिहरी रियासत का ये तीसरा राजा था। प्रताप शाह राजगद्दी में कब बैठा था, 1871। और 1871 से लेकर के 1886 तक प्रताप शाह ने परमार राजवंश के 57वें या टिहरी रियासत के तीसरे राजा के रूप में कार्य किया था। टिहरी रियासत का प्रथम राजा जिसने अपने नाम से शहर स्थापित किया था कौन था, प्रताप शाह ही था। प्रताप शाह के द्वारा दोस्तों सबसे पहले प्रताप नगर की स्थापना की जाती है कब, 1877 में। यूके SSC इस प्रश्न को पूछ चुका है कि प्रताप नगर की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, की गई थी प्रताप शाह के द्वारा। और टिहरी रियासत में अपने नाम से शहर स्थापित करने वाला प्रथम राजा कौन था, वो था प्रताप शाह, ठीक है।
यहीं पर आपसे प्रश्न पूछा जाए दोस्तों कि परमार राजवंश में अपने नाम से शहर स्थापित करने वाला प्रथम राजा कौन सा था? वो था मानसा। मानसा ने मानपुर शहर की स्थापना करी थी। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अब प्रताप शाह से एक प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि टिहरी नगर को आदर्श नगर बनाने का सबसे पहले प्रयास किसने किया था? तो प्रताप शाह के द्वारा किया गया था। और प्रताप शाह दोस्तों परमार राजवंश का पहला पढ़ा लिखा शासक भी माना जाता है। प्रताप शाह के द्वारा ही दोस्तों टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत की गई। और यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों कि किसके द्वारा अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत की गई या किस परमार शासक या टिहरी रियासत के राजा द्वारा की गई? तो प्रताप शाह के द्वारा दोस्तों 1883 में 1883 में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत की गई। और 1883 में ही इन्होंने एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना करी। इसी स्कूल को बाद में प्रताप हाई स्कूल और प्रताप इंटर कॉलेज के नाम से भी जाना जाने लगा। प्रताप शाह ने 600 आदमियों की एक फौज या पलटन तैयार की। और 600 आदमियों की पलटन तैयार करने वाला प्रथम शासक के रूप में भी प्रताप शाह को जाना जाता है। प्रताप शाह ने टिहरी में दोस्तों प्रताप प्रिंटिंग प्रेस भी खोला। और ये राज्य का प्रथम प्रिंटिंग प्रेस जो था प्रताप प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा खोला गया था? प्रताप शाह के द्वारा ही खोला गया था। प्रताप नगर की स्थापना भी प्रताप शाह के द्वारा ही की गई थी। टिहरी में प्रथम इस अस्पताल की स्थापना दोस्तों 1883 में प्रताप शाह के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, प्रताप शाह के द्वारा भूमि बंदोबस्त भी किया गया था। ठीक है, टिहरी रियासत का ये तीसरा राजा था जिसने भूमि बंदोबस्त किया था। ठीक है, और प्रताप शाह का भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? 1873 में इसने भूमि बंदोबस्त किया था। ठीक है, इसी के साथ में दोस्तों प्रताप शाह के द्वारा दासों की बिक्री या दलितों की बिक्री को बंद करके इनको भूमि दान भी दिया गया था। प्रताप शाह ने टिहरी रियासत में पुलिस विभाग की स्थापना किसने करी? प्रताप शाह ने ही पुलिस विभाग की यहाँ पे स्थापना करी थी। ठीक है, मोहम्मद मदरसे का निर्माण भी किसने किया था? प्रताप शाह के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, टिहरी रियासत में चीफ कोर्ट की स्थापना किसके समय पे हुई? तो चीफ कोर्ट की स्थापना भी दोस्तों हमारी प्रताप शाह के समय पर ही हुई थी। ठीक है, प्रताप शाह के द्वारा ही दोस्तों खेड़ या भेगार, पाला और बिसा नामक कुप्रथाओं का अंत किया गया। तो खेड़, पाला और बिसा नामक कुप्रथाओं का अंत किसके द्वारा किया गया? प्रताप शाह के द्वारा किया गया था। न्यायालय में विवादों के निपटारे हेतु कोर्ट फीस या कोर्ट टिकट लगाने की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? वह भी दोस्तों प्रताप शाह के द्वारा ही की गई थी। प्रताप शाह के समय पे 4 अदालतें विद्यमान थी: दीवानी, फौजदारी, कलस्तरी या फिर सरसरी। प्रताप शाह के द्वारा सर्वप्रथम पटवारी की भी नियुक्ति की गई थी। वैसे दोस्तों पटवारी की नियुक्ति मतलब पटवारी पद का सृजन सबसे पहले कमिश्नर ट्रेल के द्वारा किया गया था। ठीक है, कमिश्नर ट्रेल के द्वारा। उसके बाद में हेनरी रैमजे के द्वारा भी किया गया था। लेकिन टिहरी रियासत में पटवारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? तो वो की गई थी दोस्तों किसके द्वारा? प्रताप शाह के द्वारा। ठीक है, कैम्पबेल बोर्डिंग स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? प्रताप शाह के द्वारा की गई थी। और टिहरी रियासत का स्वर्णिम काल किसके कार्यकाल को कहा जाता है? तो टिहरी रियासत का स्वर्णिम काल दोस्तों हमारा प्रताप शाह के कार्यकाल को ही कहा जाता है, क्योंकि इसी ने सबसे पहले टिहरी को आदर्श नगर बनाने का प्रयास किया था। तो प्रताप शाह से जितने भी मैंने आपको फैक्ट बताए हैं दोस्तों सभी आप नोट कर लीजिएगा। ज़्यादा चीज़ें आपको प्रताप शाह के बारे में देखनी है तो प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहाँ पे इतिहास वाला हमारा एक फोल्डर बना हुआ है, वहाँ पे सारे राजाओं के परमार राजवंश, चंद्र राजवंश पूरा मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है। वहाँ पर आप इनके बारे में ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। तो परमार राजवंश का 57वां राजा था कौन? प्रताप शाह। प्रताप शाह का पुत्र होता है कौन दोस्तों? कीर्ति शाह। परमार राजवंश का 58वां राजा। सुदर्शन शाह परमार राजवंश का 55वां राजा और टिहरी रियासत का संस्थापक। और नरेंद्र शाह दोस्तों ये किसका पुत्र था? कीर्ति शाह का पुत्र होता है नरेंद्र शाह, जो कि परमार राजवंश का 59वां शासक होता है। और इसके बाद में नरेंद्र शाह का पुत्र होता है मानवेंद्र शाह, जो कि परमार राजवंश का अंतिम और 60वां शासक होता है। आई होप आप लोगों के सारे कंफ्यूजन आप क्लियर हो गए होंगे। तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं परमार राजवंश के 57वें तथा टिहरी रियासत के तीसरे राजा थे। 1871 से 86 तक इन्होंने शासन किया था। सबसे पहले 1883 में अंग्रेजी स्कूल की स्थापना इनके द्वारा ही की गई थी। और प्रथम ऐसे राजा थे जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत करी थी यहाँ पे। ठीक है, और प्रताप नगर की स्थापना भी प्रताप शाह के द्वारा ही की गई थी। ये पॉइंट आपको सभी याद रखने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि बिंदु खत्ता आंदोलन किससे संबंधित था? वन से, कुली बेगार से, भूमि से या फिर पृथक राज्य से? तो बिंदु खत्ता आंदोलन का संबंध दोस्तों किससे था? भूमि से था। अभी बिंदु खत्ता नामक स्थान कहाँ पड़ता है दोस्तों? नैनीताल जनपद में पड़ता है बिंदु खत्ता नामक स्थान। लाल कुआं के थोड़ा सा पास में आसपास में ही पड़ता है क्या बिंदु खत्ता? तो बिंदु खत्ता में आंदोलन हुआ था दोस्तों 2015-16 के समय पे बिंदु खत्ता आंदोलन हुआ था। बिंदु खत्ता आंदोलन कब हुआ था? 2015-16 के समय पे हुआ था। देखिए बिंदु खत्ता में क्या था कि यहाँ पे पहले तो बहुत घना जंगल हुआ करता था, उसके बाद कुछ दशक में लोग यहाँ पे बसे। करीबन करीब 1980 के आसपास में लोगों ने यहाँ पे बसना शुरू किया, जंगल साफ किए, खेत बनाए, अपनी जमीन मतलब अपना अस्तित्व इसमें स्थापित किया। और जमीन के उनके पास में कोई भी दस्तावेज नहीं थे, जिस कारण क्या हुआ दोस्तों 2014 में उत्तराखंड सरकार ने बिंदु खत्ता को क्या नगर पालिका घोषित कर दिया। उसके बाद में
2015 में दोस्तों इसे नगर पालिका परिषद का भी दर्जा दे दिया गया, जिस कारण यहाँ के लोगों ने इसका बहुत अपोजिट किया, क्योंकि उनके पास में इस संबंधी कोई दस्तावेज नहीं थे, रजिस्ट्री नहीं थी, या कुछ ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उनके टाइम पे। तो जिस कारण हमारा ये बिंदु खत्ता आंदोलन हुआ था कि जो ये बिंदु खत्ता नामक स्थान है दोस्तों, वहाँ की स्थानीय जनता ने नगर पालिका और नगर पालिका परिषद का विरोध करना शुरू किया, और एट लास्ट में विरोध काफी हद तक बढ़ गया, जिस कारण दोस्तों 6 सितंबर 2016 को मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के द्वारा बिंदुखत्ता क्षेत्र को नगर पालिका या नगर पालिका परिषद से हटाकर राजस्व ग्राम का दर्जा दिया गया। राजस्व ग्राम का दर्जा कब दिया गया? 6 सितंबर 2016 को। तो बिंदुखत्ता आंदोलन भूमि से हमारा मुख्यतः संबंधित था, और कब हुआ था? 2015-16 में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि किस वर्ष कुमाऊं कमिश्नर को जनता को प्रांतीय काउंसिल में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो कुमाऊं कमिश्नर की जनता को प्रांतीय काउंसिल में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्राप्त हुआ था कब? 1921 में हुआ था। कब दोस्तों? 1921 में। और इस टाइम पे हमारे कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? पर्सी विजडम था इस टाइम पे हमारे कुमाऊं कमिश्नर थे। अब यहीं से एक दो फैक्ट और आते हैं कि प्रथम कुमाऊं कमिश्नर कौन थे दोस्तों? तो वो थे गार्डनर साहब, आरवी गार्डनर साहब हमारे प्रथम कुमाऊं कमिश्नर थे। 1815 में कुमाऊं कमिश्नर बने थे। और प्रथम भारतीय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे दोस्तों? वो थे KL मेहता जी, प्रथम भारतीय कुमाऊं कमिश्नर थे। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि वर्तमान में हमारे कुमाऊं कमिश्नर कौन है। कुमाऊं कमिश्नर की स्थापना दोस्तों 1815 में मुख्य मतलब मिलनी हुई थी औपचारिक रूप से। उसके बाद में 1839 में भी कुमाऊं कमिश्नर की स्थापना के बारे में हम पढ़ते हैं। फिर इस टाइम पे इसका मुख्यालय कहाँ था जब इसकी स्थापना हुई थी? अल्मोड़ा में इसका मुख्यालय था। फिर 1855 अक्टूबर 1855 में इसका मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित कर दिया गया। ये 1855 और 1854 दोनों ही आपको कभी कभी देखने को मिल जाएंगे कि कुमाऊं कमिश्नर का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल कब स्थानांतरित किया गया? 1854-55 में किया गया। परीक्षावाणी में 54 है, अजय राव जी की किताब में 1855 दिया हुआ है। और KL मेहता प्रथम भारतीय कुमाऊं कमिश्नर थे। वर्तमान कुमाऊं कमिश्नर कौन है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो पर्सी विजडम था ये हमारे कौन से थे? 16वें कुमाऊं कमिश्नर थे, जो कि 1914 से 1924 तक कुमाऊं कमिश्नर के कार्यकाल पर बने हुए थे। तो कुली बेगार आंदोलन कहें या इस टाइम पे जो भी चीजें हमारी हुई थी 1914 से 24 के बीच में, सभी में हमारे कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? वो थे पर्सी विजडम साहब। याद रखना दोस्तों आपको इसके बीच की जो जो भी घटनाएं हुई हैं, जैसे कि कुली बेगार समिति की स्थापना हो, कुली बेगार आंदोलन हो, नायक सुधार समिति की स्थापना हो, या फिर नायक सुधार क्या गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हो, कुली बेगार आंदोलन की बात हो, तो इस टाइम पे हमारे कौन थे कुमाऊं कमिश्नर? वो थे पर्सी विजडम साहब। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि राज्य के किस जनपद में प्रसिद्ध बोकनाग मेला माघ मेला आयोजित होता है? बोकनाग मेला या माघ मेला आयोजित होता है? उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली या फिर रुद्रप्रयाग? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप सभी लोगों को आता होगा, क्योंकि बहुत बार मैंने बताया हुआ भी है। तो उत्तरकाशी जनपद में हमारा आयोजित होता है बोगनाग मेला या बोकनाग मेला या फिर माघ मेला। कौन से जनपद में? उत्तरकाशी जनपद में, ठीक है। और माघ मेला माघ के महीने में आयोजित होता है मुख्य दोस्तों 14 से लेकर 27 जनवरी के बीच में आयोजित होता है, जिसे बाड़ा हाट को थौलू नाम से भी जाना जाता है। देखिए आपको पता ही होगा कि उत्तरकाशी जनपद का प्राचीन नाम क्या था? बाड़ा हाट था। इसी कारण से बाड़ा हाट का थौल नामक मेले के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और बोकनाग मेला भी कहाँ आयोजित होता है? बोकनाग मेला भी हमारा आयोजित होता है दोस्तों कहाँ पे? उत्तरकाशी जनपद में, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक दो मेले और हैं जो आपको याद रखने हैं। बिस्सू मेला, बिस्सू मेला कहाँ आयोजित होता है? बिस्सू मेला भी दोस्तों हमारा उत्तरकाशी जनपद में ही आयोजित होता है, ठीक है। बिस्सू मेले के साथ साथ ही एक से दो मेले दोस्तों। कंडक मेला, कंडक मेला, कंडक मेला भी कहाँ आयोजित होता है? उत्तरकाशी जनपद में ही आयोजित होता है, ठीक है। इसी के साथ में दोस्तों श्रावणी मेला। वैसे श्रावणी मेला एक दोस्तों हमारा कहाँ पे? जागेश्वर में भी आयोजित होता है। जागेश्वर मंदिर में, जागेश्वर अल्मोड़ा जनपद में भी श्रावणी मेला सावन के महीने में लगता है। और श्रावणी मेला दोस्तों हमारा कहाँ? उत्तरकाशी जनपद में भी लगता है। और ये क्वेश्चन एक बार हमारा ग्रुप डी के एग्जाम पेपर में पूछा जा चुका है। अढूड़ी उत्सव दोस्तों, अढूड़ी उत्सव का आयोजन, अढूंडी उत्सव का आयोजन कहाँ होता है? ये भी उत्तरकाशी जनपद में ही होता है। और उत्तरकाशी जनपद के दयारा बुग्याल के अंतर्गत ये हमारा अढूंडी उत्सव का आयोजन होता है। और इसे मुख्यतः हारदूत मेले के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें मक्खन वक्खन आदि से मतलब पशुओं से संबंधित या जो पशु चरवाहक होते हैं उनसे संबंधित ये मेला होता है हमारा अढूंडी उत्सव। दूध दही घी से संबंधित उत्सव इसमें मनाया जाता है, ठीक है। इसी के साथ में दोस्तों चौरंगी नाथल मेला, ये भी हमारा कहाँ? उत्तरकाशी जनपद में ही आयोजित होता है, ठीक है। और वारुणी पंचकोसी मेला, ये भी हमारा उत्तरकाशी जनपद में ही आयोजित होता है। सेलकू मेला, सेलकू मेला और विषाद मेला, सेलकू और विषाद मेला, ये भी सभी हमारे उत्तरकाशी जनपद में आयोजित होते हैं। ये कुछ प्रमुख मेले हैं जो कि उत्तरकाशी जनपद में आयोजित होते हैं, ठीक है। और एक और मेला है लोसर मेला, ये भी लिख लीजिएगा, लोसर मेला। तो एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। उत्तरकाशी के प्रमुख मेले बोकनाग मेला हो गया, माघ मेला हो गया, बिस्सू मेला, कंडक मेला, श्रावणी मेला, वारुणी पंचकोसी मेला, विशौद मेला, सेलकू मेला, अढूणी उत्सव, चौरंगी नाथल मेला, लोसर मेला और
चरखीमू द्वितीय मेला, ये सभी हमारे उत्तरकाशी जनपद में आयोजित होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि हंसलें बहार, फचक और कठौती में गंगा, ये कहानी है नेफा और लद्दाख की, के रचनाकार कौन है? बल्ली सिंह चीमा, सिरदा अनपढ़, बच्ची सिंह आर्या या फिर गोविंद प्रसाद घिल्डियाल जी। तो हंसलें बहार, फचैक, कठौती में गंगा, ये कहानी है नेफा और लद्दाख की, के रचनाकार है दोस्तों कौन? सिरदा अनपढ़ जी। कौन है? सिरदा अनपढ़। अब सिरदा अनपढ़ जी का पूरा नाम क्या था दोस्तों? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनका पूरा नाम था शेर सिंह बिष्ट। शेर सिंह बिष्ट दोस्तों। और ये मुख्यतः क्या थे? मुख्यतः ये एक प्रकार के कुमाऊनी कवि थे, जिनका जन्म 13 अक्टूबर 1933 को 13 अक्टूबर 1933 को अल्मोड़ा के माल गांव में हुआ था। और मुख्यतः कौन थे? कुमाऊनी कवि थे। इन्होंने बहुत सारे साहित्यिक रचनाएं करी हैं कुमाऊनी में, जिसमें कौन कौन सी कहानियां मतलब रचनाएं हैं? हंसलें बहार, फचैक, कठौती में गंगा, ये कहानी है नेफा और लद्दाख की। इसी के साथ साथ में दोस्तों दीदी बैणी, दीदी बैणी, हमार मैं बाप, जाठी ढूंढुर, मेरी लाटी पाटी, सिरदा समग्र और सिरदा संचयन, ये कुछ इनके संबंधित प्रमुख रचनाएं हैं। और 2012 में एट लास्ट में इनकी मृत्यु हो गई थी। पूरा नाम शेर सिंह बिष्ट था। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि राज्य में हिमालय बचाओ आंदोलन के अंतर्गत आयोजित दांडी यात्रा का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो राज्य में हिमालय बचाओ आंदोलन के अंतर्गत आयोजित दांडी यात्रा का नेतृत्व दोस्तों समीर रतूड़ी जी के द्वारा किया गया था। अब दोस्तों हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया? सुंदरलाल बहुगुणा जी ने दिया। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि हिमालय बचाओ आंदोलन के तहत क्या अंतर्गत आयोजित दांडी यात्रा का नेतृत्व दोस्तों हमारा समीर रतूड़ी जी के द्वारा किया गया था। और 25 अक्टूबर 2015 को हमारा ये 25 अक्टूबर 2015 को समीर रतूड़ी जी के नेतृत्व में हिमालय बचाओ के अंतर्गत दांडी यात्रा का आयोजन चमोली जनपद के गोपेश्वर से शुरू किया गया था। और अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक ही हमारा एक दांडी यात्रा का आयोजन किया गया था समीर रतूड़ी जी के द्वारा। अब सबसे प्रमुख सवाल ये होता है दोस्तों कि ये हिमालय बचाओ आंदोलन क्यों चलाया गया था? तो भांग की खेती के खिलाफ, भांग की खेती के खिलाफ मुख्यतः हमारा हिमालय बचाओ आंदोलन चलाया गया था। और हिमालय बचाओ आंदोलन उत्तराखंड में कब चलाया गया था? याद रखना दोस्तों, हिमालय बचाओ आंदोलन के तहत जो दांडी यात्रा का आयोजन था वह कब किया गया था? तो अक्टूबर 2015 या अक्टूबर नवंबर 2015 में किया गया था। 2015 में करंट अफेयर का एक क्वेश्चन था, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ कि राज्य में हिमालय बचाओ के अंतर्गत आयोजित दांडी यात्रा का नेतृत्व समीर रतूड़ी जी ने किया था। और ये हिमालय बचाओ आंदोलन के तहत दांडी यात्रा का आयोजन कब? अक्टूबर 2015। मुख्यतः डेट है 25 अक्टूबर 2015 को चमोली जनपद के गोपेश्वर से शुरू हुआ था और नवंबर 2015 को देहरादून में इसकी समाप्ति हो गई थी। तो ये तो था हिमालय बचाओ आंदोलन के तहत दांडी यात्रा का आयोजन समीर रतूड़ी जी ने किया। इसी के साथ साथ में दोस्तों समीर रतूड़ी जी ने गांव बचाओ, हिमालय बचाओ, देश बचाओ आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। तो याद रखना है क्या? गांव बचाओ, हिमालय बचाओ, देश बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? समीर रतूड़ी जी ने किया था। और जो ये गांव बचाओ, हिमालय बचाओ, देश बचाओ आंदोलन था, यह किससे संबंधित था? यह था दोस्तों क्रैशर आंदोलन से संबंधित है। क्रैशर आंदोलन था एक हिसाब से, ठीक है, जो क्रैशर मशीन्स होती है उनसे संबंधित, के पहाड़ों को काटने से संबंधित। और 2014 में हमारा गाँव बचाओ, हिमालय बचाओ, देश बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई थी। याद रखना आपको, समीर रतूड़ी जी थे उसके भी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दरबार सिंह संग्रहालय किस जनपद में स्थित है? ठीक है, तो दरबार सिंह संग्रहालय दोस्तों हमारा पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। और पौड़ी गढ़वाल जनपद के लैंसडाउन का बीच आपने गाना सुना होगा, पुआ बागारे वाला, ठीक है। तो वही लैंसडाउन में दरबार सिंह नेगी जी का संग्रहालय स्थित है। और इस संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? 1983 में पौड़ी गढ़वाल जनपद के लैंसडाउन में दरबार सिंह नेगी संग्रहालय की स्थापना की गई थी। अब दरबार सिंह नेगी जी कौन थे दोस्तों? इनके बारे में आपको एक फैक्ट जरूर याद रखना है कि उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया गया था, कौन थे? दरबार सिंह नेगी जी थे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान यह गढ़वाल राइफल्स की 2/39 टुकड़ी के सदस्य थे। कौन से? 2/39 टुकड़ी के सदस्य थे। और इन्होंने अदम्य वीरता का यहाँ पे मतलब अदम्य वीर साहस दिखाया था, वीरता दिखाई थी, जिस कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें विक्टोरिया क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया गया था। और उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया गया था? दरबार सिंह नेगी जी थे। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। और भारतीय में पूछा जाएगा दोस्तों तो ये दूसरे भारतीय थे। प्रथम उत्तराखंडी और दूसरे भारतीय थे कौन? दरबार सिंह नेगी जी।
और दोबट्टा 39 गढ़वाल राइफल्स के टुकड़े के सदस्य थे। और इनकी मृत्यु के बाद में 1983 में लैंसडाउन में दरबान सिंह नेगी संग्रहालय की भी स्थापना की गई थी। याद रखना दोस्तों हमके इनके बारे में, ठीक है। और उत्तराखंड के ही एक व्यक्ति और थे दोस्तों, कौन? गबर सिंह नेगी। उन्हें भी विक्टोरिया क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया गया था, ठीक है। 1915 में दोस्तों उन्हें विक्टोरिया क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया गया था, किसे? गबर सिंह नेगी जी को। लेकिन उनकी मृत्यु हो गई थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही। इसी कारण कहा जाता है कि प्रथम मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस सम्मान प्राप्त करने वाले सैनिक कौन थे? तो वो थे गबर सिंह नेगी जी। और उत्तराखंड के दूसरे सैनिक थे जिन्होंने विक्टोरिया क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया गया था। याद रखना दोस्तों आपको ये पॉइंट, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया कि इनकी इसकी स्थापना 1983 में लैंसडाउन में हुई थी। दरबान सिंह उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस सम्मान से सम्मानित 1914 में किया गया था। और ये दोबट्टा 39 गढ़वाल राइफल्स के या दरबाल राइफल्स के टुकड़े के सदस्य थे। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि कुलिंदकालीन सर्वाधिक सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मुनि की रेती, सुमाड़ी, काशीपुर या फिर श्रीनगर। तो कुलिंदकालीन सर्वाधिक सिक्के दोस्तों हमारे सुमाड़ी से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और ये सुमाड़ी नामक स्थान या गांव कहाँ पड़ता है? श्रीनगर। पौड़ी गढ़वाल जनपद में श्रीनगर में हमारा सुमाड़ी नामक गांव या स्थान पड़ता है। और यहीं से हमारे सर्वाधिक कुलिंदकालीन सिक्के प्राप्त हुए थे। अब दोस्तों देखिए, कुलिंदों की हमें मुख्यतः 3 प्रकार की मुद्राएं मिलती हैं। अमोद्यभूति प्रकार की मुद्रा, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा और चत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा, ठीक है। और महाभारत में इन कुलिंदों को क्या कहा गया है? द्विज कहा गया। महाभारत में कुलिंदों को द्विज कहा गया। एग्जाम में बहुत बारी प्रश्न पूछा गया। अब सुमाड़ी से क्या हुआ है? हमें सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो कुलिंद राजवंश की बात आई है तो थोड़ा सा कुलिंदों के बारे में बात कर लेते हैं। कुलिंद राजवंश के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक राजवंश किसे माना जाता है, या उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक शक्ति या उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति के रूप में किसे जाना जाता है? कुलिंद राजवंश को ही जाना जाता है, ठीक है। कुलिंद राजवंश को कुलिंद राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। और कुलिंद राजवंश के संस्थापक कौन थे? सुबाहु कुलिंद राजवंश के संस्थापक थे, ठीक है। और कुलिंद राजवंश के इतिहास का एकमात्र स्रोत क्या है? इनकी मुद्राएं हमें प्राप्त होती हैं। कुलिंद राजवंश के हमें वैसे दोस्तों साहित्यिक स्रोत भी मिलते हैं थोड़े बहुत, और थोड़े बहुत हमें दोस्तों इसके पुरातात्विक स्रोत भी मिलते हैं, ठीक है। और कुलिंद राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अमोद्य भूति दोस्तों कुलिंद राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, ठीक है। और कुलिंद राजवंश के अधिष्ठाता देवता कौन थे? अधिष्ठात्री देवता कौन थे कुलिंद राजवंश के? तो वो थे दोस्तों हमारे कौन? शिव जी, भगवान शिव, ठीक है। और उत्तराखंड राज्य का प्रथम राजनीतिक राजवंश तो कौन था? वो था कुलिंद राजवंश। या उत्तराखंड राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? कुलिंद राजवंश। लेकिन उत्तराखंड राज्य का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा दोस्तों? अगर यह प्रश्न पूछा जाएगा तो प्रथम ऐतिहासिक राजवंश हो जाएगा आपका दोस्तों क्या? कार्तिकेयपुर राजवंश, ठीक है। तो कुलिंद राजवंश के हमें क्या है? साहित्यिक स्रोत भी प्राप्त हुए थोड़े बहुत, और थोड़े बहुत हमें इनके पुरातात्विक स्रोत भी प्राप्त हुए हैं। और इनके सर्वाधिक सिक्के हमें सुमाड़ी से प्राप्त हुए हैं। और इनके कुछ हमें अभिलेख भी प्राप्त हुए। महाभारत काल में इन्हें क्या कहा गया है? द्विज कहा गया है, द्विज, ठीक है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इन्हें कुलिंदोपश्य नाम से भी जाना गया है, ठीक है। टॉलमी ने भी इनका वर्णन किया है। और उत्तराखंड का पहला ऐसा राजवंश है कुलिंद राजवंश जिसकी हमें क्या होती है दोस्तों? मुद्राएं भी प्राप्त होती हैं, ठीक है। संस्थापक था कौन? सुबाहु। राजधानी इनकी परिवर्तनशील थी। कुछ टाइम इनकी राजधानी श्रीनगर में थी, कालकूट भी रही इनकी राजधानी, शत्रुघ्न नगर भी रही, बेहट रही, और अलग अलग स्थानों पर इनकी राजधानी रही थी, ठीक है। तो इतने फैक्ट आपको याद रखने दोस्तों किससे? कुलिंद राजवंश से। लिखा भी हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि बरम ताम्रपत्र तथा झिझार ताम्रपत्र से किस राजा का संबंध है, या किस राजा से संबंधित ये ताम्रपत्र हैं? भारती चंद, उद्योग चंद, देवी चंद या फिर त्रिमल चंद। तो आज की इस वीडियो में बताएं दोस्तों। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। और अगर आप लोग वीडियो को लगातार सपोर्ट करते रहेंगे दोस्तों तो हमारा भी मोटिवेशन बने रहेगा आपको वीडियो देने का। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।